हेलो गाइस, मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ठोसों में कितने प्रकार के दोष होते हैं। दोष हम आप क्लियर कर चुके हैं और 30% आपका कोर्स जो है मिनिमाइज होने के कारण जो है अब हमारा बचता है क्या, चैप्टर का लास्ट पॉइंट, ठोसों का घनत्व। तो आज हम आप क्या देखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठोसों का घनत्व। हिंदी में क्या कर लेंगे, ठोसों का घनत्व। भाई हिंदी हम बहुत बुरा लिखते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ठोसों का घनत्व देखेंगे। कोई क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी, इसको हमें आपको पढ़ना है। मान लीजिए किसी क्रिस्टल का जो है पर सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो उसका द्रव्यमान होगा वही उसका क्या कहलाएगा भाई, द्रव्यमान ही उसका क्या कहलाता है, उसकी डेंसिटी कहलाती है। एक निश्चित आयतन में किसी पदार्थ में पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वही उस पदार्थ का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो घनत्व को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कह देंगे कि एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की का द्रव्यमान, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। घनत्व, ठीक। एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो यहां से हमको आपको फार्मूला मिल जाता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन मिलेगा, तो आयतन में ऐसा तो है नहीं कि एक कण का आयतन फिक्स है। चलिए मान लीजिए रेडियस मिल गया, लेकिन रेडियस नहीं मिला, लेकिन हमको एकक कोष्ठिका जो क्रिस्टल का आयतन है वो हमको आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है, क्रिस्टल का आयतन। तो यहां पर जो हमारे कण होंगे उनका द्रव्यमान मान लेते हैं, क्या मान लेते, चलिए माना कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान क्या है, यम है, स्मॉल यम। जबकि अगर कणों की संख्या यम हो गई तो कणों की संख्या क्या है, यम है, तो यन कणों का द्रव्यमान, यन कणों का द्रव्यमान यन इंटू यम हो जाएगा, या जेड कणों का द्रव्यमान। तो इस तरीके से हम आप चलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, द्रव्यमान मिल जाएगा बटे एकक कोष्ठिका का आयतन कर देंगे, तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, उसका जो है घनत्व प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ एकक कोष्ठिका के बारे में निकालना है। तो मान लें हम आप कि माना कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का द्रव्यमान क्या है भाई, किसी एकक कोष्ठिका, एक एकक कोष्ठिका का निकाल लेंगे तो चाहे जितनी एकक कोष्ठिका होंगी हम एकदम आसानी से उसमें ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, यदि एक एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान, नोट करेंगे, यदि एक एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान यम है, तो कणों का द्रव्यमान क्या है, यम है, तब क्या होगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, चूंकि हमको एक यहां कण का नहीं निकालना है, एकक कोष्ठिका का पूरे का निकालना है, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, भाई एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, ठीक।
एकक कोशिका में कणों की संख्या और एक कण का द्रव्यमान। अब हम मान लेते हैं यहीं से कि माना एकक कोशिका में कणों की संख्या, एकक कोशिका में कणों की संख्या, तो एकक कोशिका में कणों की संख्या को हम आप डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड हो गया, और तो एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? और मान लेते हैं, देखिए उपस्थित कणों का द्रव्यमान क्या है? उपस्थित कणों का लेंगे, कणों का नहीं लीजिए, एक कण का ले लीजिए। उपस्थित एक कण का द्रव्यमान यम है। तो कुल द्रव्यमान, तो एकक कोशिका का द्रव्यमान हमको क्या मिल गया? एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या मिल जाएगा भाई? जेड इंटू यम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जेड इंटू यम मिल जाएगा। तो ये तो हमको मिल गया द्रव्यमान यहां पे। अब हमको क्या निकाल लेना है? आयतन। तो एकक कोशिका का आयतन ज्ञात कर लेना है। तो अब आयतन के लिए हम आप क्या लिखेंगे? देखिए एकक कोशिका का आयतन, तो चूंकि यदि एकक कोशिका की विमा ए है, तो आयतन क्या हो जाएगा भाई? ए क्यूब हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब। घनीय एकक कोशिका होगी तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होगी? बराबर होंगी। और हम यहाँ पे स्टडी किसकी कर रहे हैं? घनीय एकक कोशिका की। और घनीय में हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सरल घनीय या असरल या आद्य घनीय एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इन सब के बारे में हम आप स्टडी कर चुके हैं। तो घनीय एकक कोशिका की विमा क्या होगी? हमेशा जितना लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, उतनी ही ऊंचाई होगी। जब सारी चीजें हमारी बराबर होंगी तब उसका आयतन क्या मिल जाएगा हमको? ए क्यूब मिल जाएगा। अब देखिए डेंसिटी मिल गया हमको, घनत्व डी, घनत्व को डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल्स क्या हो जाएगा? देखिए द्रव्यमान यहां है हमारा जेड एम अपान ए क्यूब मिल गया। क्या मिल गया? जेड एम अपान ए क्यूब। अगर देखिए पदार्थ की मात्रा हमको जो पदार्थ की मात्रा दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, वो उसके बारे में हम आप क्या पढ़े भाई? कि मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। क्या पढ़े हैं? मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। तो पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ के मोल बराबर क्या करते हैं? भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, जिसको हम पदार्थ में मोल को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से, अवोगाद्रो नंबर। तो अवोगाद्रो नंबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है। तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो द्रव्यमान बराबर हम आप निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहां पे हमको मिल जाएगा भाई यम अपान मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो नंबर यान ए, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या, ठीक। मोलर द्रव्यमान को हम आप डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और जो है किससे चलेंगे भाई? अवोगाद्रो संख्या को किससे डिनोट करेंगे? एन ए से डिनोट करेंगे, एन ए से। अब देखिए चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान यम है और यम इक्वल्स हमको क्या मिल गया? कैपिटल एम अपान एन ए मिल गया। तब डी इक्वल्स क्या हो गया हमारा? मान को रख देते हैं समीकरण में, ऊपर वाले में इसी में रख देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा? डी इज इक्वल टू जेड एम कैपिटल एम अपान ए क्यूब एन ए। यही हो गया हमारा क्या? ठोस का घनत्व। इसी को क्या कह देंगे? ठोस का घनत्व कह देंगे। इसके आधार पर आपकी इस चैप्टर से एक सवाल लगभग पूछी गई है। कई बार कई एग्जामों में आपकी इससे संबंधित एक सवाल आपकी हर बार पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन दे देता है कि किसी में क्या आ सकता है कि जैसे टंगस्टन का क्रिस्टल काय केंद्रीय घनीय एकक कोशिका बनाता है। क्या बनाता है? काय केंद्रीय घनीय एकक कोशिका बनाता है। यदि एकक कोशिका का किनारा यानी कि ए, एकक कोशिका के कोर की लंबाई यानी कि
कोर की लंबाई या बीमा या फिर उसी को हम क्या कहें किनारा। एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 316.5 पिकोमीटर हो तो टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए दे रहा है, आर पूछ रहा है, तो ए आर रिलेशन से हम आप इसको निकाल लेंगे। और अगर उसी में ऐसा दे देता, ए दे देता और साथ में क्या दे देता, आपका जो है ए दे देता और मोलर मास दे देता, या कोई जैसे आपका टंगस्टन दे रहा है, टंगस्टन के बारे में पूछ लेता कि बताइए आप इसका जो है क्या होगा, इसका घनत्व तो क्या होगा। तो वहां पे आपको Na का वैल्यू पता है। Na का वैल्यू कितना होता है भाई, Na का वैल्यू होता है, Na क्या है, कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। ठीक, ए की वैल्यू दे रहा है, जेड काय केंद्रित दे रहा है, तो काय केंद्रित मतलब क्या होता है, अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित पे हमको जेड का वैल्यू पता है कि अंतः केंद्रित के लिए जेड का वैल्यू क्या हो जाता है, जेड का वैल्यू सीधे सीधे हमारा हो जाता है 2। जेड का वैल्यू क्या आता है 2 और Na का वैल्यू हमको पता ही चल गया, ए की वैल्यू वो दे रहा है। और उसके बाद यम में आपको मेटल दिया रहेगा, और अगर कोई मेटल देगा, कोई भी पदार्थ देगा, कोई क्रिस्टल देगा, तो क्रिस्टल का हमको जैसे NaCl दे दिया तो NaCl का मोलर मास नहीं निकाल पाएंगे। NaCl का मोलर मास क्या करेंगे, Na का मोलर मास और प्लस Cl का मोलर मास दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 58.5। तो ऐसे रख देंगे, बस हो गया हमारा काम। और उसके बाद गुणा भाग कर लीजिए, सवाल हल हो जाएगा। इससे एक सवाल आपकी लगभग हर वर्ष पूछी गई है और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया है। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हल कराने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नेक्स्ट वीडियो से हम आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। सबसे पहला टॉपिक कौन सा हम आप पढ़ेंगे उसमें, विलयन की सांद्रता। विलयन क्या है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन के टाइप क्या होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म में हमको आपको हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये सारी चीजें हमको आपको पढ़ना है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए अगली क्लास के लिए। अगला क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।